स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जो कि 4th चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी में। तो पहले हम लोग यहाँ पर थ्योरी समझते हैं और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमने जैसे बोला वेरिएबल एक्स है किसी इक्वेशन में, और वो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और एक कंडीशन है, ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और ए कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो के इक्वल हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। कैसी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। इसलिए ए कभी जीरो भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि x की वैल्यू अल्फ़ा रख दीजिए, क्या बोल दिया जाए? अल्फ़ा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अल्फ़ा रखने पर, x की वैल्यू अल्फ़ा रखने पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाती है तो अल्फ़ा को क्या बोला जाएगा? रूट बोला जाएगा। देखिए क्या लिखा गया, ए रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कि अल्फा को पुट करने पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जीरो हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्या है, सोल्यूशन है। ठीक। अब देखिए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हम उससे कैसे रूट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि किस मेथड से हम उससे उसके सोल्यूशन पता कर सकते हैं, किस मेथड से हम उसके सोल्यूशन पता कर सकते हैं या रूट पता कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए सबसे पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजिंग मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। सेकेंड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकेंड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि स्क्वायर को कंप्लीट करके हम उसके रूट पता कर दें। थर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूलों को यूज़ करके हम क्या कर लें, उसके स्क्वायर पता कर लें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि इन मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपसे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप सीख लीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये जब इस a के पूरे कोफिशिएंट ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर और ये यहाँ पर क्या है 5x माइनस का 5x। तो हमें माइनस 5x को इस तरीके से लिखना है कि माइनस 5x की वैल्यू भी ना चेंज हो और मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर भी आ जाए। समझ में आ रहा? तो हम माइनस 5x को लिख देंगे माइनस 3x माइनस 2x। क्यों? क्योंकि माइनस 3x माइनस 2x ऐड करने पर कितना आएंगे, माइनस का 5x ही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक, तो हमने माइनस 5x को लिख दिया 2x माइनस 3x। क्या लिख दिया, देखिए हमने 2x माइनस 3x लिख दिया। अब 2x इन दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन कर दिया तो क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ पर 3 कॉमन कर दिया, x माइनस 1। यहाँ पर x माइनस 1 2x माइनस 3 आ गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गया, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2 आ गई। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2 क्या है, इसका सोल्यूशन है, इसका रूट है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था अगर कोई वैल्यू x की अल्फा पुट करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाता है तो वही रूट होता है। अगर 1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सेकेंड मेथड है हम लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए इस मेथड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो सबसे पहले जो 2x स्क्वायर है वहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x स्क्वायर। a की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए जब हम क्या यूज़ करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 2x स्क्वायर को आप x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करके। तो आप इसे तो सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं कराएंगे, 5x को भी कराएंगे, 3 को भी कराएंगे। तो आपने 2 से क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो 2x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, 5x क्या हो जाएगा 5/2x, और 3 क्या हो जाएगा 3/2।
3 क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है? तो हमने 3/2 को क्या कर दिया दूसरी तरफ भेज दिया। समझ में आ रहा? 3/2 को क्या कर दिया दूसरी तरफ भेज दिया। अब जो 5/2 आया था उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 5/2 को क्या कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए इस 5/2 को हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 5/2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या आ जाएगा 5/4, क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा ना। और उस 5/4 को क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5/4 का अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो हमने एडिशनल कितना ऐड किया 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने क्या किया ऐड किया है। समझ में आ रहा? 5/4 का स्क्वायर कितना होगा 25/16। तो 20/16 हमने अगर इस तरफ ऐड किया LHS में तो 25/16 हम क्या करेंगे RHS में भी ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? और इस 3/2 को जो इस तरफ 3/2 आया है LHS में आएगा ना 3/2 जब 2 से डिवाइड करेंगे उसे हमने RHS में भेज दिया। ठीक, अब RHS सॉल्व करने पर यह आ गया यहाँ x माइनस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 आ गया। तो हम क्या करेंगे रूट कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 5/4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से हमने x की एक वैल्यू पता कर ली 1 और दूसरी वैल्यू क्या पता कर ली 3/2। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन यही था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 यहाँ पर भी था और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 यहाँ पर भी था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग किस तरीके से सोल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोगों का क्या आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे क्या बोला जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनके रूट पता करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं किसी जनरल इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात करें तो उसके रूट क्या होते हैं -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन d 2a। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसे क्या बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, क्या बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर d 3 कंडीशन यहाँ पर होती हैं, आप याद कर लीजिए। d कभी अगर ग्रेटर दैन 0 है तो डिस्टिंक्स रूट होते हैं, रियल और डिस्टिंक्स। ठीक है, अगर d 0 के इक्वल है, d क्या है 0 के इक्वल है तो क्या होता है रूट इक्वल होते हैं। d अगर 0 के इक्वल है तो रूट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और अगर d लेस दैन 0 है ठीक है तो रियल रूट नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 कंडीशन अच्छे से याद करनी होंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं पहली कंडीशन क्या है d। अब आप सोच रहे हैं d क्या है तो d को क्या बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। एक इक्वल टू 0 के कंडीशन है, एक क्या है लेस दैन 0 की कंडीशन है और तीसरी क्या है ग्रेटर दैन 0 की कंडीशन। ठीक है, इक्वल टू 0 में क्या होगा रियल नहीं होंगे। ठीक है, कैसे होंगे रूट यहाँ पर रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग बात करें ठीक है d, एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें d इक्वल टू 0 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें d इक्वल टू 0 की कंडीशन की बात करें कि जब d 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो d अगर 0 के इक्वल है तो कैसे रूट होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे। कैसे होंगे रियल होंगे। समझ में आ रहा? लेस दैन की अगर बात करें तो रियल नहीं होंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर दैन की बात करें तो रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, कैसे होंगे डिस्टिंक्ट होंगे रूट। ठीक है, तो डी की ये 3 कंडीशन है आपको पता होनी चाहिए। लेस दैन में क्या होता है, ग्रेटर दैन में क्या होता है और इक्वल टू की कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। अब हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म होना चाहिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 3। हम इसे क्या करते हैं पहले कोई भी क्वेश्चन दिया गया तुम तुरंत क्वेश्चन देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, उसे क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 2x LHS में भी है RHS में भी कैंसिल हो जाएगा। ये -6 इस तरफ आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है b 0 है। b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं RHS में -2 को
-2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, -2 को -x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, अब इस 2x को जब हम LHS में लाएंगे तो माइनस का 2x आएगा, और यहाँ पर पहले से भी माइनस का 2x है तो क्या हो जाएगा -4x, और ये -6 जब LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा +6, और वो इक्वल टू 0 तो है ही। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी ax² + bx + c का फॉर्म है या नहीं? ये भी एक ax² + bx + c का फॉर्म है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 6 है। इसी तरीके से हम लोग तीसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं, x - 2x + 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में तो तीसरा क्या है, तीसरे में देखिए सॉल्व करने पर आ रहा है 3x - 1 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ bx + c लीनियर का फॉर्म आ गया। x² होना जरूरी है क्वाड्रेटिक के लिए। अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये है x² - 10x - 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप है फोर्थ। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ हम देख सकते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप है, ax² + bx + c। 6 भी है, 6 नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पर a 0 हो गया। ठीक है, इसके आ गया 7x - 3। ठीक है, ये भी नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ गया। ठीक है, ये ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है। एट्थ की अगर हम लोग बात करें तो एट्थ है, क्यों, क्योंकि 2x² - 13x + 9 आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, जहाँ व्हाइट कलर ऐसे है 2x² - 13x + 9 आ रहा है, तो ये है क्यों, क्योंकि ये ax² + bx + c के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है आपको? अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको करना भी आना चाहिए। देखिए आपसे क्या बोला गया है, सबसे पहले जो भी बोला जाए आप उसी तरीके से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपसे बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई एक सिचुएशन दी गई है, कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए दिया क्या गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 है। अब आप बताइए एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, समझ में आ रहा है आपको? अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, ठीक है, क्या करें हम, अगर बात करें एक रेक्टेंगल की, ठीक है, जिसमें लेंथ क्या है l और ब्रेथ क्या है b, ब्रेथ क्या है b, तो उसका एरिया क्या होगा l × b। तो हम बोल सकते हैं l × b क्या है 528 मीटर स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन आपसे बोली गई द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है, इज 1 more than twice ऑफ द, ठीक है, क्या है 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, देखिए लेंथ के बारे में आपको बताया गया, लेंथ क्या है, ब्रेथ को ट्वाइस कर दो और 1 ऐड कर दो, बोला गया है ना, more than twice इट्स ब्रेथ, 1 more than twice इट्स ब्रेथ, कि 1 क्या कर दो, ब्रेथ को 2 टाइम्स कर दो और 1 मोर कर दो। ठीक है, तो वो लेंथ के इक्वल है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग, हमने यहाँ पर बोल दिया ब्रेथ को क्या बोल दिया x। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी, ब्रेथ को 2 टाइम्स कर दो, 2x कर दिया और 1 मोर देन कर दो, +1 कर दिया, मतलब ये लेंथ होगी। हमें ये लेंथ पता है, ये ब्रेथ पता है, तो एरिया क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल किसके 528 के। तो हमें इक्वेशन यहाँ से ये मिल जाएगी 2x² - x - 528। समझ में आ गया आपको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। देखिए आपसे बोला गया है 2 इंटीजर हैं, जैसे हमने बोल दिया 7 और 8, या 8 और 9, या 9 और 10। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो कॉन्जिक्यूटिव अगर इंटीजर होंगे तो क्या कंडीशन होगी उसमें, जो नेक्स्ट होगा वो पहले से 1 मोर होगा। जैसे 8 की बात करें तो 7 से कितना ज़्यादा है, 1, 9 की बात करें 9 कितना ज़्यादा है, 9 8 से 1 ज़्यादा है, 10 क्या है, 10 9 से 1 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये 1 मोर देन होते हैं। तो कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करी जाए तो आप समझ जाएंगे कि क्या होगा, 1 मोर देन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से बोल दें कि फर्स्ट इंटीजर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा x + 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले को अगर हमने x बोल दिया, दूसरा हो गया x + 1। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा x × x + 1। ठीक, इनका प्रोडक्ट है क्या, इनका प्रोडक्ट है 306,
तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने 306 कर दिया, 306 को RHS से हम LHS में कर देंगे, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बताना था, यहाँ पर इक्वेशन तो बताना नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज वी नीड टू फाइंड इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमने ये पता कर लिया, हमने इक्वेशन बना ली, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इंटीजर की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन मदर इज 26 ईयर, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रोहन की एज को हम क्या बोल देते हैं, एक्स। रोहन की एज को क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। और उसके बाद बोला गया रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, और उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, ठीक है। अगर हम 3 ईयर बाद की बात करें, ठीक है, क्या हम बात करें, अगर 3 ईयर बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा, रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, समझ में आ रहा है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस, पहले क्या थी 26, पहले क्या थी, यहाँ पर 26 होगा तो क्या हो जाएगी 29, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, देख क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट को 360 के इक्वल कर देंगे, तो ये हमें यहाँ से इक्वेशन पता चल जाएगी। ये एक्स प्लस 26 है, ये क्या है, एक्स प्लस 26, क्योंकि बोला गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26, मदर की एज क्या आएगी, एक्स प्लस 26, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बताइए टाइम का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो हमें तो स्पीड पता नहीं, हम स्पीड को क्या बोल देते हैं, एक्स। डिस्टेंस हमें पता है 480 है, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि टाइम उसके द्वारा कितना होगा, 480 बाई कितना हो जाएगा, 480 बाई एक्स, क्योंकि 480 डिस्टेंस है, स्पीड क्या है, एक्स। लेकिन आपसे दूसरी कंडीशन बोली गई है कि जब हम एक्स क्या है, स्पीड को क्या कर देते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो हमने स्पीड को क्या कर दिया, 8 कम कर दिया। कैसे, क्योंकि एक्स क्या है, डिनोमिनेटर में स्पीड है, हमने उसे 8 कम कर दिया, तो 3 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस आ जाता है 3 का। भाई पहले में अगर 6 घंटा टाइम लगता था तो दूसरे में कितना लगेगा, 9 घंटे लगेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 का क्या है, डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पर 3 का डिफरेंस कर दिया, तो इस तरीके से हमें इसकी इक्वेशन पता चल गई, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3640, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन पता कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 4.2, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4.2 में देख रहे हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या करना है, फैक्टराइजेशन के यूज़ करके यहाँ पर रूट बताने हैं। तो फैक्टराइजेशन तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है। क्या दिया गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो 3x को आप पहले एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब देखिए जब 10x स्क्वायर आ गया तो जो मिडिल टर्म है माइनस का 3x, क्या है, माइनस का 3x,
-3x को आप इस तरीके से लिखें, -3x को आप इस तरीके से लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस का 2x मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10x² आ जाएगा, और ऐड करने पर क्या आएगा, माइनस का 3x ही आएगा। तो हमने यही किया, हमने क्या किया, इसे लिख दिया -5x प्लस 2x, फिर x कॉमन कर लिया तो ये x माइनस 5x प्लस 2, दो इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू पता चल गई। सेकेंड में भी हमने यही किया, ये 2x² है, ये 6 है, तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा आपको, 2x² और 6 को मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 2x² को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 12x²। मतलब x को आप ऐसा लिखें कि 12x² है मल्टीप्लाई करने पे, तो x को हमने लिख लिया 4x माइनस 3x, मल्टीप्लाई करने पे 12x² आएगा, और ऐसे क्या आएगा, x। ठीक है, तो हमने 2x कॉमन कर लिया, इस तरीके से हमें x की वैल्यू पता चल गई। जब रूट का क्वेश्चन हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको रूट मल्टीप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5√2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ये 5√2 जब क्या करेंगे, हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 × 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, और क्या है, x², मतलब 10x² आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, तो 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, 5 और 2। अब देखिए जब 5 और 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5x प्लस 2x लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर √2 है, √2x² 5x, तो हम x को कॉमन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5, और ये क्या है, 2x प्लस 5√2, तो हम √2 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5। तो दो फैक्टर हमें पता चल गए, x प्लस √2 और दूसरा क्या आ गया, √2x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू 5/√2 माइनस में और x की वैल्यू -√2 मिल जाएगी। नेक्स्ट है 2x² माइनस x प्लस 8। देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है, तो डिनोमिनेटर में c होना चाहिए, ये अगर 1/8 के फॉर्म में नहीं तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ये 8 2 जा 16 हो गया, ये 8x हो गया। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 तो 8 और 8 कैंसिल 1, और RHS में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। अब यहाँ पर 8x है, मिडिल में कितना है, 8x। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 16 × 1 कितना लाना है, 16। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 8x आ जाए ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पर 16, तो 8x को हम लिख सकते हैं 4x। ठीक है, ऐड करने पर 8x आ जाएगा, -4x -8x हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा, फिर हमने 4x कॉमन कर लिया और इस तरीके से x की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 3। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है 20x प्लस 1 होगा, क्या होगा, 20x प्लस ये 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखिए मिडिल में क्या है, मिडिल में है 20, तो मतलब ऐड करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100। तो इस तरह कौन से इसके दो फैक्टर होंगे कि ऐड करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 100। पहला होगा 10 और दूसरा क्या होगा, 10। ठीक है, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 10x, क्योंकि ऐड करने पर 20 भी आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पर 100 भी आ रहा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर -1 कॉमन कर दिया, 10x -1 10x -1 हो गया। 10x -1 हमें दो फैक्टर पता चल गए। 10x -1 को 0 के इक्वल करेंगे, x 1/10 आ जाएगा, और यहाँ पर भी x 1/10 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, x के दो वैल्यू पता कर ली। ठीक है, x की हमें दो वैल्यू पता चल गई। ठीक है, जो दो आंसर में आ रही थी। क्वेश्चन 2 आपसे बोला गया सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आपको क्या करना होगा, बुक में आप आइए और आप एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 में आपसे बोला गया है x² माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इस तरीके का एक क्वेश्चन था जिसमें फाइनल आंसर आपको दिया गया था x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो आपको इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 325 के आप फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा। कितना आएगा, 36 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 9 को, तो कितना आ जाएगा, 324। कितना आ जाएगा, 324।
ठीक, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 45। ठीक, तो आप इसे x माइनस 36 x माइनस 9 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू क्या पता चल गई, 9 पता चल गई। ठीक है, और देखिए इसी क्वेश्चन में आपको एक और इक्वेशन दी गई है। ठीक है, पार्ट 2 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो 750 के आप फैक्टर करिए, तो आप 750 के फैक्टर करने पर आपको पता चलेगा कि 30 और 25, भाई 750 को ये लिख सकते हैं 30 इंटू 25, क्योंकि 25 इंटू 3 कितना होगा 750। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आपको पता चलेंगे। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 55, तो हम 55 को ये लिख सकते हैं 30x प्लस और 25। ठीक है, ये लिख सकते हैं 35 और 30 और 25। ठीक, तो इस तरीके से x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25 पता कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है फाइंड टू नंबर्स वे होस्ट सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अगर सम 27 है तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा। ठीक, और दोनों का प्रोडक्ट हमने 182 के इक्वल कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट 182 के इक्वल कर दिया। समझ में आ रहा है। अब दोनों का प्रोडक्ट 182 के इक्वल कर दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या पता चलेगा, x माइनस 13 x माइनस 14 आएगा फैक्टर में, तो x की वैल्यू 13 और y की दूसरी x की वैल्यू 14, 13 और 14 आ जाएगी। दोनों का सम 27 होगा, 13 और 14 का सम कितना होगा 27, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 182। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। क्या बोला गया है, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पहला x है, अगर आपने पहला x बोल दिया तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, जैसे 6 और 7 8 9, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब क्रमागत एक के बाद एक। और आपसे बोला गया कि इनके स्क्वायर का सम कितना है 365, तो हमने x का स्क्वायर कर दिया तो क्या आया एक्स स्क्वायर, और दूसरे को क्या कर दिया x प्लस 1 होगा। भाई कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब तो 1 ज़्यादा होगा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया हुज सम इज 365, तो एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 के होल स्क्वायर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो सम करने से हमें क्या पता चल जाएगा 365, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू माइनस 14 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला गया है द एल्टीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द टू अदर। तो हमने एक तरीके का ऐसा ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, बोला गया हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 13 है, बोल दिया 13। ठीक, और बोला गया आपसे द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम यहाँ पर बेस को क्या बोल देते हैं x, बेस को क्या बोल देते हैं x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये x माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, द फाइंड द टू अदर साइड। ठीक, तो यहाँ पर दो अदर साइड आप कैसे पता करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हो, 13 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दोगे पाइथागोरस थ्योरम से, 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा x। ठीक है, किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है x माइनस 7, इसके स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। इसे आप कैसे कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है आपको। ठीक है, तो इसे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी 5 और 12। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू क्या पता चल जाएगी 5 पता चल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू, इस x की वैल्यू मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं 5 पता चल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्योंकि 12 और 5 का स्क्वायर, 12 बेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तभी ये 13 आ रहा। ठीक, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12। तो बेस एक्स की वैल्यू अगर 12 आ जाएगी तो बेस कितना होगा, बेस तो 12 ही होगा। बेस कितना होगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से आप ये दोनों साइड पता कर सकते हो। ठीक, इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज कंसर्न्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each articles in rupees were 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 19, find the number of article produced and the cost of each article. देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बोल देते हैं आर्टिकल को क्या बोल देते हैं एक्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा। अगर हमने क्या किया एक्स आर्टिकल मान के चलते हैं तो कॉस्ट का जो आर्टिकल है वो 2 टाइम्स और 3 मोर देन है, तो 2x प्लस 3 होगा। समझ में आ रहा है। कॉस्ट, अगर कास्ट का जो आर्टिकल का जो कास्ट है वो है 2x प्लस 3, और x ऐसे आर्टिकल हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तभी हमें टोटल रुपीस पता चलेंगे। भाई जैसे हमने बोला आम की कीमत कितनी है 20 रुपये का एक आम है। ठीक, तो एक आम 20 रुपये का है, 2 कितने के होंगे 40 के, 3 कितने के होंगे 60 के, 4 कितने के होंगे 80 के, x कितने होंगे 20x के। तो ठीक है, कास्ट आपको पता है 2x प्लस 3, तो अगर x है तो क्या होगी कॉस्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो होगी। प्रोडक्ट कर दिया, क्या आपको बताया गया है क्या क्वेश्चन में, हाँ 90 बताया गया है। ठीक, तो आप x को जब 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इस तरफ कर देंगे 90x, 90 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, और क्या आना चाहिए 13, तो आप 15 और 12 बोल सकते हो। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 180, और सब्ट्रैक्ट करने पर 3x, तो 50 और 12 लिख देंगे आप। x कॉमन कर लोगे तो 2x प्लस 15x माइनस 6, और x की वैल्यू माइनस 15/2, और एक x की वैल्यू क्या आपको पता चल जाएगी 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो x की वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं और देखते हैं 4.3 में किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्वेश्चन इजी ही होंगे, बस आपको अच्छे से उन्हें क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए और क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स मैथ में गेन कर सकते हैं, चैप्टर कोई भी हो। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें करना है अगर हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप होंगे, आपको याद कर लेना है उन स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का क्वाड्रेटिक है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। अगर 1 नहीं है, जैसे कहीं पर लिखा है 7x स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे उस क्वाड्रेटिक को 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर के पहले 1 आ जाए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2x था, तो अब ये 2 चला गया, बचा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। समझ में आ रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं इस 3/2 को हम RHS में भेज दिए। ठीक, भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो b की वैल्यू हो उसे आप 2 से डिवाइड कर दो। b की वैल्यू को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो 7/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7/4 आएगा। कितना आएगा 7/4, और उसी का स्क्वायर ऐड कर दो। तो हमने यहाँ पर b को 2 से डिवाइड किया 7/2 को, तो आया 7/4 और उसी के स्क्वायर को ऐड कर दिया। लेकिन LHS में ऐड किए हैं तो RHS में भी ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना है 25/16। यहाँ पर रूट कर देते हैं हम दोनों साइड, क्योंकि हमें x चाहिए, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। x क्या पता चल गया हमें 3, और क्या पता चल गया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x की दोनों वैल्यू पता कर ली। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सेकेंड में क्या कर सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है।
ठीक है, क्या है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, x/2 माइनस 4/2। सी को RHS में भेज देंगे, भेज दिया। ये इस b की वैल्यू क्या है 1/2, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। और इसके जो b की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पर स्क्वायर आया उसे ऐड कर देंगे, LHS में ऐड कर दिया, RHS में भी ऐड कर दिया। यहाँ पर ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इस तरफ आ गया 2 + 1/16। अब हम यहाँ पर रूट कर देंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर x की वैल्यू पता कर ली। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हम करेंगे, 4x² है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो b है उसे 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, b को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। b यहाँ पर क्या था, b की वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। समझ में आ रहा, 4 से डिवाइड करने का b की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो हम b को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा √3/2 और उसी के स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड करने पर उसी के स्क्वायर को ऐड कर दिया और RHS में भी यही करेंगे। √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 ऐड कर देंगे, ये आ गया x + 3 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर RHS में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम रूट कर देंगे, ठीक है। तो x + 3/√3/2 जो है और दूसरी तरफ 0 है, रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा x + √3/2 और 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3/2, क्या आ जाएगी x की वैल्यू -√3/2, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही करना है, सिंपल। 2x² प्लस x + 4 है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, b क्या है 1/2, ठीक है। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1/4, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया LHS में, LHS में ऐड किया है तो RHS में भी करेंगे। तो LHS क्या हो जाएगा x + 1/4, क्या हो जाएगा x + 1/4 का स्क्वायर, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा -31/16। लेकिन आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर देंगे, दोनों में रूट कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप x की भी वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपसे कुछ बोला गया है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, ये क्या आ गया x + 1/4 का स्क्वायर आ गया -31/16। लेकिन किसी नंबर, देखिए कोई नंबर ही तो है x + 1/4 और उसका स्क्वायर क्या है -31/16, तो ये गलत है। किसी भी रियल नंबर का किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब वो नंबर रियल नहीं, ठीक है, इसके जो भी रूट हैं वो रियल नहीं है, ठीक, किसी दूसरे टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबोव द अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर b कितना है, ये फार्मूले में पहले b बोला गया है ना, फार्मूले में क्या बोला गया है, b बोला गया है। इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले से करेंगे। b क्या है -7, तो हमने b के प्लेस पे क्या कर दिया -7 पुट किया तो +7 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस b² - 4ac, b², तो b का स्क्वायर कितना हो गया 7 का स्क्वायर, 4 को ऐसे रख दिया, a कितना है 2 रख दिया, c कितना है 3 रख दिया, b² - 4ac क्या आ गया 25 आ गया, हमने यहाँ पर 25 रख दिया। अपान में क्या है 2a, 2a क्या है 2 है तो 2a क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू यहाँ पर पता कर ली, इसे ऐड कर लें। 7 ± 5/4 आया तो एक बार 7 + 5 कर देंगे, एक बार 7 माइनस कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को कैसे, यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -4, ठीक है। इस फार्मूले में आके हमने a की वैल्यू क्या रख दी, सॉरी b की वैल्यू 1 रख दी, b² - 4ac क्या होगा, b क्या है 1, तो 1² 4, a कितना है 2, c कितना है -4, वैल्यू रख दी और हमें यहाँ से भी x की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने फार्मूले से किया है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उसी तरीके से हम यहाँ पर फार्मूले से भी कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में भी हम यहाँ पर a कितना है 4, b कितना है 4/√3 और c कितना है 3,
ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में लाकर पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, 4√3 है। बी की वैल्यू क्या है, 4√3, आप देख सकते हैं, पुट कर दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, देखिए बी स्क्वायर होगा 4/√3 का स्क्वायर माइनस 4 ही रहेगा। ए कितना है 4 और सी कितना है 3, रख दिया तो क्या आ गया 0, डी 0 ही आ गया, ठीक है। डी 0 आने पर रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हमने डी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, ठीक है। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट, इसे डी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, डी ही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अपॉन 2a क्या हो जाएगा 8, तो माइनस 4√3/8 आ जाएगा, मतलब √3/√3 दो रूट इसके आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में बोला गया 2x² + x - 4, ठीक है। अब देखिए जिसमें ये रूट रियल नहीं आ रहे थे, इसमें डी क्या आ जाएगा, <0 आ जाएगा। <0 आने का मतलब b² - 4ac क्या आ गया, माइनस का 31 आ गया। लेकिन डी की वैल्यू क्या निगेटिव हो सकती, नहीं हो सकती। डी की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब रूट यहाँ पर रियल नहीं है, रूट कैसे हैं, इमेजनरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं b² - 4ac इज <0 या d इज <0, ठीक है। तो रूट यहाँ पर कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इन इक्वेशंस के क्या करने हैं, रूट बताने हैं। इक्वेशन दी गई है x - 1/x = 3, ठीक है। तो x - 1/x = 3 है, तो कैसे करेंगे हम लोग, x को x से मल्टीप्लाई करा देंगे, x² - 1, और जो डिनोमिनेटर के x है उसे इस तरफ भेज देंगे 3x को LHS में लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे हम इसी फार्मूले से करते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले से करने के लिए हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए। a क्या है 1, b कितना है -3 और c कितना है -1, समझ में आ रहा है। तो इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो b² - 4ac किया तो कितना आया 13 क्या आया है, >0, 13 क्या आया है, >0, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, -b + b² 4ac, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो b² - 4ac क्या आया हम लोगों का, √13 अपॉन 2a कितना होगा, 2 ही होगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ रही, 3 + √13/2 और 3 - √13/2, ठीक। देखिए नेक्स्ट अब मैं आपसे क्या बताया गया, 1/x/4 - 1/x - 7 = 11/13, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे बोला गया है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसके रूट बताने हैं। तो पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x/4 x - 7 को एलसीएम और x+4 से जब डिवाइड करेंगे तो x - 7 आ जाएगा, जब x - 7 से डिवाइड करेंगे तब x+4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से x² - 3x + 2 = 0 इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हम बता सकते हैं a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है और b की वैल्यू क्या है, -3 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। समझ में आया। तो b² - 4ac लिख दिया, ठीक। तो b² - 4ac क्या आएगा, b क्या है 3 का स्क्वायर 9, -3 है फिर भी 9, -8 = 1 इज <0, ठीक। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई 3 + √1/2, ठीक। तो 3 + 1 √1 क्या होगा, 1 होगा। तो 3 + 1/2 और 3 - 1/2, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू पता कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 दिया गया है, क्वेश्चन 3 में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन 4 द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, ठीक। तो रहमान की एज, प्रेजेंट एज हम बोल देते हैं x, तो 3 साल पहले क्या होगी x - 3, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगी x + 5, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया, उनके जो रेसिप्रोकल है वो 1/3 है। तो 3 साल पहले क्या होगी x/3, तो हमने 1/x/3 कर दिया, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगी x + 5, तो 1/x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक। यही बोला गया क्वेश्चन में कि उनके रेसिप्रोकल है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3 हमें पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 in a class test the sum of Cephali's marks is in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the 2 subject. तो देखिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स हमने क्या मान लिए x। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश को मिलाकर 30 है। तो अगर मैथमेटिक्स के हमने x मान लिए तो इंग्लिश के कितने बोल देंगे 30
-6, क्या बोल देंगे 30 -6, ठीक है, समझ में आ रहा। उसके बाद आपसे बोला गया है इफ़ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में उसके बढ़ा दिए गए हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम कर दिए गए तो क्या हो जाता है, 210 हो जाता है। देखिए हमने शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में x माने, इंग्लिश में 30 -x, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाकर 30 हैं। हम क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर 3 मार्क्स इंक्रीज कर दिए गए तो पहले अगर x थे तो क्या हो जाएंगे, x + 30 हो जाएंगे, और इंग्लिश में क्या कर दिए गए, 3 मार्क्स कम कर दिए गए, इंग्लिश में क्या कर दिए गए, 3 मार्क्स कम कर दिए गए, मैथमेटिक्स में 2 मोर किए जाएंगे, x + 2, ठीक है, और मैथ इसमें क्या कर दिए गए, 3 कम कर दिए गए। तो अगर 30 -x है, 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 -x, वो 27 -x हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये मार्क्स हो जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा 27 -x, क्या हो जाएगा 27 -x, और ये क्या होगा x + 2, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट 210 हो जाता है जब मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले x थे तो अब कितने हमने मैथमेटिक्स में कर दिए, x + 2, कितने कर दिए, x + 2, और पहले इंग्लिश में थे 30 -x तो हमने 3 और कम कर दिए, 27 -x। तो ये x + 2 और 27 -x क्या है, 210 है, इनका प्रोडक्ट क्या है 210। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, 13, दो वैल्यू हमें 12 और 13 पता चल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है, क्या है 60 सेंटीमीटर मोर देन है, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड का, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, वो क्या है 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड के, और डायगोनल कितना है 60। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अगर साइड x है तो लॉन्गर साइड क्या है, x + 30, लॉन्गर साइड ये देखिए x + 30 है, और डायगोनल कितना है, x + 60। तो अब यहाँ पर तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, समझ में आ रहा है ना। स्मॉल साइड को हमने x बोल दिया, हाइपोटेन्यूज कितना है, x + 60, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही डायगोनल होता है ये। तो लॉन्गर साइड क्या होगी, x + 30। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर x की वैल्यू 90 और x की वैल्यू -30 हमें पता चल जाएगी। जब x की वैल्यू 90 और -30 पता चल गई, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -30 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। x की वैल्यू 90 होगी, इसका मतलब स्मॉलर साइड कितनी होगी 90, डायगोनल कितना होगा 150, और लॉन्गर साइड कितनी होगी 120, 90 + 30 120, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं होते, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला गया द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम 8 टाइम्स कर देते हैं तो, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर को हम पता करने के लिए, ठीक है, लार्जर नंबर को 8 टाइम्स कर देते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। देखिए क्या आपसे बोला गया है यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, कि क्या कर देते हैं हम लोग, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर के 8 टाइम्स आता है। कोई बात नहीं, लार्जर नंबर x बोल दिया, स्मॉलेस्ट 1। अब स्मॉलेस्ट नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या आता है, क्वेश्चन में बोला गया 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो 8 टाइम्स लार्जर नंबर। एक इक्वेशन तो हमें ये पता चल गई। दूसरा में बोला ही गया कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा, x² y², डिफरेंस क्या होगा माइनस, इक्वल किसके है 180 के। अब हमें ये भी पता कि y² 8x है, क्योंकि y क्या है स्मॉलर नंबर है और ग्रेटर नंबर क्या था x, उसके 8 टाइम्स के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर 8x रख दिया, और इस तरीके से हमने x की वैल्यू यहाँ से पता कर ली 18 और -10। क्या आ रही वैल्यू 18 और -10, -10 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, -10 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लार्जर नंबर -10 की अगर हम लोग बात करें तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फिर तो यहाँ -80 आ जाएगा किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 18 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। और 18 का स्क्वायर के अगर हम बात करें तो 144 आया था, मतलब तभी 18 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या कर लेंगे 12 पता कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन
1 आवर्स लेस फॉर सेम जर्नी, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कुछ नहीं, हम स्पीड को पहले एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मान के चलते हैं, और डिस्टेंस है 360, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन एक्स है, ठीक। अब हम स्पीड को क्या करते हैं? 5 इंक्रीज कर देते। पहले टाइम था ये t1, तो स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड है टाइम। टाइम क्या कर दिया? 5 इंक्रीज कर दिया, तो 1 घंटा क्या लगता है? कम। मतलब दोनों में टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस आ गया भाई। जैसे हम बोलते हैं कि पहले आपको 5 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते थे, फिर 4 लगने लगे, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का। यही यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 1 आवर का क्या हो गया? डिफरेंस। यहाँ पर हमने डिफरेंस कर दिया, तो ये 360/x, 360 अपॉन x + 5। 360 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू हम पता कर लेंगे, -45 और 40, ठीक है। दो क्या कर लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू पता चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, 2 water taps together can fill in a tank 9 of 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller. 1 of fill the tanks separately. Find the time in which each cap can separated fill the tank. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बोलते हैं टाइम टेकन बाय लॉन्गर टैप टू फिल द टैंक। ठीक है, कितना टाइम है? x। ठीक है, कितना टाइम है? x। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक्स, उससे 10 ज़्यादा लगता है, तो क्या बोल दिया? 10। ठीक है, अब देखिए टैंक फिल द लार्जर टैप। ठीक है, कितना लगेगा समय? 1/x, और यहाँ पर कितना होगा? 1/x बाई, तो हम ये क्या बोल सकते हैं? 9 of 3/8 बोला गया है ना टोटल। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कर रहे हैं? सम कितना आ जाएगा? 9 of 3/8 कितना हो जाएगा? 9 of 3/8, क्योंकि क्या बोला गया है? 2 वाटर टैप टुगेदर कैन। ठीक है, जब दोनों एक साथ होंगे। ठीक, तो हमने 9 of 3/8 कर दिया। यहाँ से क्या कर लेंगे? इक्वेशन बनाकर x की वैल्यू हमें पता चल गई -25/4, और क्या पता चल गई? 15। तो यहाँ पर वैल्यू x की क्या आएगी? 25, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 15। ठीक, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकती ना, टाइम कहाँ निगेटिव हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, क्या है? 1 आवर्स। ठीक है, क्या बोला गया? 1 आवर्स लेस दैन द पैसेंजर ट्रेन देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बिटवीन। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर। अगर क्या करते हैं? 11 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। दैट देन ऑफ द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो हमने सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मानी x, और एक्सप्रेस को क्या बोल दिया? x + 11। ठीक है, क्योंकि वो 11 मोर किया गया है उसे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 132। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? तो 132। तो अब पैसेंजर ट्रेन के द्वारा टाइम कितना लगेगा? 132/x। कितना टाइम लगेगा? 132/x। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा कितना लगेगा? 132/x + 11। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाता है? 1 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ जाता है? 1 का डिफरेंस आ जाता है ना, क्योंकि आपसे बोला गया है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस दैन। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन से 1 क्या कर रही है? लेस दैन है। तो दोनों के बिटवीन का डिफरेंस कितना है? 1। तो हम दोनों के टाइम में डिफरेंस क्या कर देंगे? 1 का। यहाँ से 132 हम लोग कॉमन करके क्या कर सकते हैं? x की आसानी से वैल्यू पता कर लेंगे, 33 और 44। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपसे बोला गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर हैं, उनके एरिया का जो सम है 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। डिफरेंस उनके पेरीमीटर का क्या है? 24। फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मानते हैं कि जो लार्जर साइड, ठीक है, क्या है? जो साइड है, ठीक है, वो क्या है? x है। ठीक, एक कोई लार्जर स्क्वायर की, और स्मॉलर में क्या है? y है। तो अगर लार्जर में स्क्वायर की साइड x है तो पेरीमीटर क्या होगा उसका? 4x। स्मॉलर में अगर y है तो पेरीमीटर क्या होगा? 4y। दोनों का डिफरेंस कितना है? 24। तो x - y कितना हो जाएगा? 6। अगर साइड x है तो एरिया क्या होगा? x स्क्वायर। अगर साइड y है तो एरिया क्या होगा? y स्क्वायर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं x स्क्वायर + y स्क्वायर = 468। दूसरा हमें पता चला x - y = 6। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं x = 6 + y। x = 6y हमने आकर पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया? इक्वेशन y² + 6y - 200
56 इस तरीके से एक 216 इक्वेशन बन गई जहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम y की वैल्यू जब पता कर लेंगे तो हमें पता है कि x क्या है, x है y+6, तो x की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। y+6 12 में क्या करेंगे हम 6 ऐड करेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज करते हैं 4.4। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर बताना है और अगर रियल रूट है तो उनकी वैल्यू भी बतानी। तो नेचर हम लोग कैसे बताएंगे, डी से बताएंगे, b² - 4ac बस से बताएंगे। तो देखिए 2x² - 3x + 5, यहाँ पर जब हम b² - 4ac पता करते हैं तो लेस देन 0 आ रहा। लेस देन 0 आने का मतलब इमेजिनरी रूट होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड की बात करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है 4/√3 - 4/√3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो जब यहाँ से हम b² - 4ac पता करेंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब d 0 आ जाता है तब रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ से रियल और इक्वल रूट पता भी कर लिए 2/√3/3। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में जब हम b² - 4ac पता करते हैं तो क्या आता है ग्रेटर देन 0 आता है। तो रूट रियल होते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक, तो और x + √3/2 और x - √3/2 हम पता कर लेंगे। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 3 है। तो फार्मूला हमें पता है -b ऑफ ± b² - 4ac/2a। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे पता कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन 2 आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अगर 2 इक्वल रूट की बात करी जा रही है, 2 इक्वल रूट अगर आपसे बोले जा रहे हैं तो d क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ से पता करते हैं b क्या है k, तो हो गया b² मतलब k² - 4ac, 4 क्या है 4 ही रहेगा, a क्या है 2, तो 4 × 2 8, 8 × 3 24, तो ये आ जाएगा k² - 24। अगर इक्वल रूट करने हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये d है ना k² - 24, यही है b² - 4ac, ये 0 होना चाहिए। इसकी मीनिंग क्या k कितना होना चाहिए √24। √24 को 2√6 भी बोल सकते हैं। सेकेंड में भी हम ये ऐसे ही करेंगे, b² - 4ac कर देंगे तो आ गया 4k² - 24k, ये क्या होना चाहिए 0, तभी रूट क्या होंगे रियल होंगे, सॉरी रूट क्या होंगे यहाँ पर रूट की हमसे बात करी गई है कि रूट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और रियल होने चाहिए। तो हम 4k² - 24k को 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमें k की वैल्यू 6 पता चल जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 m², if so find the length and breadth। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए तुरंत कंडीशन बोल दो। ठीक है, कि मैंगो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्रेथ क्या है x मैंगो की कंडीशन में, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2x। ठीक है, तो दोनों को प्रोडक्ट जो है वही एरिया होगा, वो कितना होगा 800। ठीक है, तो 800 के इक्वल करा देंगे तो 2x² = 800, x² = 400, x कितना आ जाएगा ±20। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी आ जाएगी 40, लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 40। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोला गया है इज द फॉलोइंग सिचुएबल पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। ठीक है, 2 फ्रेंड्स की एज कितनी है 20 ईयर। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर वाज 48। बहुत ही आसान, हमने बोला कि पहला फ्रेंड की एज कितनी है x, तो दूसरे की कितनी होगी 20 - x। क्यों, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 20 - x, तभी तो 20 आ रहा है सम। समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 ईयर पहले की बात करी गई, तो अगर आज एक की एज है x तो 4 साल पहले कितनी थी x - 4। अगर आज एक की एज है 20 - x तो 4 साल पहले कितनी थी 60 - x। तो 4 साल पहले हमें पता चल गया दोनों की एज। अब हमसे बोला गया कि 4 साल पहले जो दोनों की एज थी, ठीक है, वो कितनी थी 48, एज का प्रोडक्ट, तो हमने 48 के इक्वल कर दिया। ठीक है, और हमें यहाँ से इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू पता करते हैं। लेकिन जब हमें x की वैल्यू पता करने की बात की जाती है तो हम यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करते हैं और d क्या आ गया <0 आ गया। क्या आ गया <0। तो <0 तभी आता है जब रूट इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसीलिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और उसके बाद क्या बोला गया था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या बोला गया था क्वेश्चन बोल के क्वेश्चन मार्क बोला गया था कि क्या ऐसा संभव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इज इट
इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क आप पेरीमीटर 18 मीटर। ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है कि पेरीमीटर 18 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसके लेंथ और ब्रेथ को हमें पता करना है। ठीक, तो हमने क्या बोला, लेंथ बोल दिया पार्क का कितना है x, पेरीमीटर कितना बोल दिया 40, सॉरी पेरीमीटर कितना बोल दिया 80 बोल दिया, कितना बोल दिया 80 बोल दिया। समझ में आ रहा है। अब अगर पेरीमीटर 80 है, ठीक है, और हमें ब्रेथ बताना है, क्या बताना है, ब्रेथ बताना है, तो समझ में आ रहा है पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 40 माइनस 6, और लेंथ और ब्रेथ का ही प्रोडक्ट क्या होता है, एरिया होता है, तो लेंथ और ब्रेथ का हमने प्रोडक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा 400, ठीक। और यहाँ से हम x की वैल्यू क्या पता कर लेंगे 20। जब हमें x की वैल्यू 20 पता चल जाएगी तो हम ब्रेथ भी पता कर लेंगे, ब्रेथ भी कितना आ जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ क्या है 40 माइनस 6 है। समझ में आ रहा है आपको, 40 माइनस 6 कैसे, आप तो कहेंगे 80 था लेकिन ये 2 टाइम्स होता है ना, तो 2 से डिवाइड करा देंगे पेरीमीटर को, ठीक है, तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अगर लेंथ x है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस 6, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोगों का टारगेट होगा AP। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे ही चैनल के सदस्य हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लोग क्लास 10th में इस बार हैं। थैंक यू क्लास। आप हमें अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।